चलो मिट्टियाँ हम पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था मिट्टियों के बारे में, और मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं, मुख्य रूप से हमने देखा था कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 5 प्रकार की। पहली मिट्टी थी आपकी कौन सी, काली मिट्टी। दूसरी मिट्टी थी आपकी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। आज सारी मिट्टी खत्म करेंगे। जलोढ़ के बाद कौन सी मिट्टी थी आपकी, लाल पीली मिट्टी। फिर मिट्टी कौन सी थी आपकी, मिश्रित मिट्टी, सबसे कम उपजाऊ होती है मिश्रित। और इसके बाद मिलेगी आपको कौन सी, लैटेराइट मिट्टी। ठीक, ये 5 प्रकार की मिट्टियां हैं मध्य प्रदेश की मिट्टी। कल हम लोगों ने काली मिट्टी को निपटा दिए थे पूरा, और काली मिट्टी के बारे में बहुत सारे तथ्य मैंने आपको बताया था कि काली क्यों हो गई, ये पीली क्यों हो गई, और क्यों इसको इतनी उपजाऊ मिट्टी है, सारी चीज़ें देखा था हम लोगों ने। यही काली मिट्टी के बहुत सारे नाम भी हैं, आप लोगों ने देखा था। इसी काली मिट्टी को क्या क्या कहते हैं, रेगोर मिट्टी कहते हैं, चेरनोजम कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, लावा मिट्टी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं इसको, कपासी मृदा वगैरह भी कहते हैं काली मिट्टी। इसी काली मिट्टी के हम लोगों ने 2 भाग और पढ़ा था। एक भाग पढ़ा था हम लोगों ने क्या, गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी पूरे मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है ये, 6 पॉइंट, अच्छा 36 तो वो है, 6.91% आपकी ये पाई जाती है गहरी काली मिट्टी। इसी के साथ साथ आपकी एक और है मध्यम या छिछली। मध्यम वाली कितनी है आपकी, 36.5% के अप्रॉक्सीमेट पाई जाती है। इसी को अगर हम टोटल देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में ये जो मिट्टी पाई जाती है 43.44% के आसपास ये पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में। अगर इसका पूरा क्षेत्र विस्तार की मैं बात करूं तो मैंने कल डायग्राम के माध्यम से भी बताया था आप लोगों को कि इस वाले क्षेत्र में अगर आप देखें, जो आपका मालवा का पठार वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, और इसी के साथ साथ यहाँ वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे आपकी क्या मिलेगी, गहरी काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। इन वाले क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी मिलेगी आपको, कौन सी, मध्यम काली मिट्टी। इस वाले क्षेत्र में आपने देखा था यहाँ कौन सी मिलेगी, गहरी काली मिट्टी। कुल मिला के देखा गया तो ये सारी बातें थी, मिट्टियों के बारे में अपन ने देखा था। इस मिट्टी में मुख्य रूप से जो पोषक तत्व कम पाए जाते हैं वो कौन कौन से तत्व कम पाए जाएंगे, एक तो कम पाया जाएगा नाइट्रोजन, दूसरा पाया जाएगा फास्फोरस, और तीसरा जैव पदार्थ। जैव पदार्थ का मतलब ये होता है कि उसमें कौन कौन से पदार्थ, आप देखना आमतौर पे गिमड़ो समझते हैं आप, गिमड़ो नहीं समझते, गिमड़ो जो आपका पूरा घर का कचरा वचरा होता है और उस कचरे को ले आके कहीं इकट्ठा जाके फेंक दिया जाता है, ठीक है, गांव में गिमड़ो कहते हैं उसको। अगर वो जो कचरा होता है जहाँ इकट्ठा होता है उसमें क्या क्या होता है, देखो घर के सब्जी भाजी के छिलके, घर में झाड़ू लगा हुआ कचरा, गोबर, सारी चीज़ें, घास फूस, दुनियादारी की चीज़ें उसमें होती है। आप देखना उस कचरे में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पलने लगते हैं, पलते नहीं पलते, कभी देखना मिट्टी को अलग करके देखना तो उसमें तुमको थोड़े थोड़े कीड़े मकोड़े दिखते हैं। वो क्या हैं, जैव हैं, वो जीवित रूप में एक क्या मिलने लगे आपको, जानवर बनने लगे, वहाँ पे छोटे छोटे बनने लगे। कुछ कुछ आपने देखा होगा केंचुओं को, ध्यान से समझिए, बारिश के समय में केंचुए अपने आंगन में ऐसे करके घुस जाते हैं अंदर, और घुस जाने के बाद वो मिट्टी के अंदर अपना रास्ता बनाते हैं, और रास्ता बनाने के साथ साथ ऊपर ऐसी दरारी टाइप की मिट्टी ऊपर ला के छोड़ देते हैं। देखना आप अपने घर में देखना, आप देखोगे वो जो मिट्टी होती है ना, सारी दुनिया की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है वो, उसमें आप कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, उग जाएगा। केंचुए आप देखना जब वो मिट्टी को खाते हैं और खाने के बाद उसको अवशिष्ट के रूप में निकाल जो देते हैं, और वही मिट्टी आप देखना ऐसे बड़ा सर्कल टाइप ऐसे दिखती है। गांव के आंगन देखना आप, वहाँ पे ऐसे निकली दिखती हैं, कई जगह मिट्टी दिखती है आपको। तो वो जो मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिट्टी होती है। ये जो मिट्टी है एक्चुअल में बन किसके माध्यम से रही है, जैविक तत्वों के या जैव पदार्थ के रूप में बन रही है वो मिट्टी। और वो किसके माध्यम से बन रही है, किसी न किसी जीव के माध्यम से। किसी भी मिट्टी में जैव पदार्थ तभी पाया जाएगा जब तक उस मिट्टी में कोई ना कोई जीव ईव ना रहे, तब तक। क्योंकि आप जानते हो ये काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों की मिट्टी और लाखों करोड़ों सालों से बनी हुई मिट्टी है, तो जितने भी जैव पदार्थ थे वो क्या हो गए, आपकी मिट्टी हो गई एकदम पथरीली, पत्थर टाइप की हो गई, और उसी पत्थरीली मिट्टी से धीरे धीरे अवशिष्ट के रूप में बनी आपकी काली मिट्टी। तो जो जीव जंतु थे वो सब क्या हो गए, खत्म हो गए। तो जैव पदार्थ उसी मिट्टी में पाया जाएगा जो क्या होगी, आपकी नवीन मिट्टी होगी, नवीन मिट्टी।
क्योंकि काली मिट्टी अभी की मिट्टी है क्या? नहीं, लाखों सालों पुरानी, करोड़ों साल पुरानी है। तो जितने भी जैव पदार्थ थे सारे के सारे क्या हो गए, इसमें नष्ट हो गए। पर जैव पदार्थ कहाँ मिलेंगे आपको? देखिए, जलोढ़ मिट्टी आई बह के, बहुत सारी मिट्टी बहा के आई और उसमें बहुत सारे जीव जंतु केंचुए भी बह के आ गए। अब जब जलोढ़ मिट्टी आई तो उसमें हर बार एक नई नई मिट्टी बनते जाती है। उस नवीन मिट्टी में आपको मिलेंगे क्या? जैव पदार्थ की बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा। और जब जिस मिट्टी में जैव पदार्थ होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने कहा ना कि ये जो मिट्टी निकलेगी ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी इसलिए भी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। जब नदी बह के आती है तो देखना नदियों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, इल्ले विल्ले भी बह के आते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है वो अपनी पूरी दिनचर्या के लिए, तुम खाने के लिए नहीं, अच्छे उसमें रहते हैं वो। जब वो आएंगे तो आप देखना आने के साथ साथ उस मिट्टी को क्या बनाते हैं, वो उपजाऊ बना देते हैं। ये जरूरी है, अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी आप लोग तो देखना। तो एक प्रकार से हम लोगों ने काली मिट्टी के बारे में ये चीज़ समझा था। आज है जलोढ़ मिट्टी। पहले समझ लो जलोढ़ के बारे में, क्या है जलोढ़। बहुत सारी बातें आपको इसमें समझना पड़ेगा जलोढ़ मिट्टी को लेके। जलोढ़ मिट्टी, इसी मिट्टी का एक नाम मिलेगा आपको, कछारी मिट्टी। ठीक है, क्या मिलेगा इसे? कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है समझ लीजिए। ये क्या है आपकी? नदी। ठीक, ये नदी है। अब जब ये नदी में बाढ़ आएगी तो बाढ़ के साथ साथ इसमें बहुत सारी मिट्टियाँ, कचरे, कूड़े, बहुत सारे लकड़ी, पत्थर, गुट्टा सब आ जाएंगे। हर बार बाढ़ आएगी तो इस मिट्टी के आइट साइड वाले जो तट हैं, ये जो तट हैं, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी क्या ला ला के यहाँ पे जमा करते जाएगी, धीरे धीरे करके जमा करते जाएगी। ठीक, इसके आइट साइड हर बार ये आएगी। जब बाढ़ कम हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा मिट्टी का, तो सीधी बात है पानी उतर जाएगा तो यहाँ पे मिट्टी रुक जाएगी। फिर बाढ़ आएगी तो फिर ये जो मिट्टी है ये बह के चली जाएगी, फिर नई मिट्टी आएगी, फिर जब उतर जाएगी तो फिर रुक जाएगी। ऐसे क्रम से नदियों के एक इस तट में एक इस तट में हमेशा मिट्टियों का ढेर लगते जाता है, धीरे धीरे करके ढेर लगते जाता है। यही मिट्टी कहलाती है आपकी क्या? जल ओढ़ मिट्टी। जल ओढ़ मिट्टी, जल के साथ लेके आए गए अवसाद। ये अवसाद कहाँ से आएंगे? किसी पर्वत से आएंगे, किसी हिमालय की चट्टानों से आएंगे, किसी ऊंचे ऊंचे ढाल से चली आती हैं जो नदियाँ। ये सब नदियाँ पानी के साथ मिट्टी विट्टी सब बहा के लेके आएंगी और उसी मिट्टी के कारण बने हुए नदियों के तट के जो मैदान होते हैं वो किसके मैदान होंगे? आपके जलोढ़ मिट्टी के मैदान होंगे। एक बात ये हुई जलोढ़ मिट्टी। अब ये जलोढ़ मिट्टी संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर बार इसकी प्रकृति बदलते जाती है। पानी आया, पुरानी चीज़ को बहा के ले गया, फिर नहीं आया। आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल आपने एक मोबाइल लिया, 2 साल चलाओगे तो हैंग होने लगता है, फिर एक और नया मोबाइल लोगे तो वो 2 साल तक अच्छा चलेगा। कुल मिला के हर मोबाइल की वैलिडिटी 2-2 साल तक चलता है। हर बार जब नया लोगे तो आपको चलाने में मज़ा आएगा, फिर पुराना हो जाएगा तो आपका मन ऊब सा जाएगा। तो ऐसे ही हर बार जब इस मिट्टी में नई नई मिट्टी आएगी, नई नई लवण मात्रा आती जाएगी, प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व आते जाएंगे, तो हर बार इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता हो जाएगी ज़्यादा। ज़्यादा होने के साथ साथ जो पुरानी चीज़ें थी वो बह बह के आगे निकल जाएंगी। ठीक, तो ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी। अब इसी जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए। इसी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी में जो मिट्टी बह के आएगी उस मिट्टी में रहेंगे कुछ कुछ रेतीले कंकड़ पत्थर, दाने दाने जैसे रहेंगे। और जब बाढ़ आती है तो आप लोग देखना, समुद्र अगर आप गए होगे तो एकदम लहर आती है, पानी लेके आएगी बाहर और फिर पानी जाता है वापस। तो जितनी चीज़ें लेके आएगी उसको वापस भी लेके जाती है, पर वापस वही चीज़ लेके जाएगी जो लुढ़क सकते हैं आसानी से। रेत के गुट्टे पत्थर जो होते हैं वो क्या होते हैं? गोल गोल होते हैं, तो पानी के बहाव में दूर 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 लुढ़क जाते हैं। पर मिट्टी क्या होती है? एकदम महीन चिकनी होती है, एकदम किनारे में जाएगी, वहीं जम के फिर वापस आ जाएगा, तो मिट्टी छूट जाएगी। परंतु जो रेत कंकड़ पत्थर वाले जो कछारी टाइप की चीज़ रहेंगे उस चीज़ को वो क्या लेके आएगी? वापस लेके आएगी। यहाँ तक पानी एकदम लहर से आया फिर गया तो मिट्टी छूट गई यहाँ पे, परंतु उसके साथ के जो कंकड़ पत्थर रेतीले वाले भाग थे वो कहाँ पे आके चिपक गए? यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में आके जम गए, किनारे किनारे। इस वाले क्षेत्र में वो जो रेतीली चीज़ें थी वो रेतीली चीज़ें आके यहाँ पे आके जम गई दोनों साइड।
किनारे किनारे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जलोढ़ मिट्टी का ही एक हिस्सा है कछारी मिट्टी, और ये कछारी मिट्टी नदी तट के एकदम किनारे में पाई जाती है? और बिल्कुल पाई जाती है। जब तुम नदी में उतरते हो तो तुमको देखना, पहले तो मिट्टी मिलेगी, फिर मिलेगी रेत, मिलती है ना। वो जो रेत है एक्चुअल में, उस रेत में भी बहुत प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। एकदम ज़मीन में, एकदम नदी के बीचों बीच जाओगे तो प्योर रेत मिलेगी, प्योर। पर कुछ एकदम किनारे किनारे आओगे तो रेत, गंदली रेत दिखेगी आपको, गंदी गंदी रेत दिखेगी, उसमें मिट्टी भी होगी। ऐसे करके रेत को उड़ाओगे तो मिट्टी उड़ेगी, उसमें मिट्टी उड़ेगी, उड़ेगी नहीं उड़ेगी। तो वो जो किनारे किनारे की जो रेत होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, कछारी मिट्टी, वो कहलाती है आपकी कछारी मिट्टी। इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होती है कछारी में। क्यों होती है? क्योंकि ये पानी सोखती है बहुत ज़्यादा, और इसमें रेत होती है। क्योंकि मिट्टी की चिकनाहट बस होती है, तो आम तौर पे यहाँ पे तो चीज़ें उगाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि तट के किनारे पे है, तो पानी के कारण चीज़ें बह जाती हैं। इसलिए यहाँ पे कछारी मिट्टी में ज़्यादा उपजाऊ अपन नहीं लगाते, थोड़ी दूर पे ही लगाएंगे जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। तो ये कहलाती है आपकी कछारी मिट्टी। इन्हीं जलोढ़ मिट्टी के माध्यम से दो मैदान बनेंगे, एक बनेगा आपका खादर का मैदान, एक बनेगा आपका बांगर का मैदान। व्हाट इज खादर बांगर? ध्यान से समझिए, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप समझ जाओगे तो खुद भी लिख लोगे। देखिए, ये वाली लाल वाली कौन सी मिट्टी है आपकी, यहाँ पे किनारे किनारे पे जो है कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। हरी हरी वाली जो है वो कौन सी है, कछारी मिट्टी। अब समझो, एक समय ऐसा आया, बाढ़ आई, बाढ़ ने मिट्टी लाके दोनों साइड पटक दिया, फिर पानी चला गया तो वो मिट्टी वहीं पे जम गई। अगले बार बाढ़ कुछ बहुत साल बाद आई, 8-10 साल बाद आई। अब जो मिट्टी किनारे पे जमी थी, तो आप जानते हो इन मिट्टियों में लवणता ज़्यादा होती है, तो ये दैनिक क्रिया करके, मिट्टी से, वातावरण से क्रिया करके ये क्या बन जाएंगी, पथरीली चट्टानें जैसी बन जाएंगी। तो नदी घाटी के पास में नदी जो जैसे बहती है, ये बीच में नदी बह रही है, और इसके आइट साइड ये जो चट्टानें बनती हैं, कई चट्टानें तो इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बनती हैं। लाखों समय बाद, बहुत समय बाद, 8-8, 10-10 साल के बाद जब इन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, तो वो जो मिट्टी पहले जलोढ़ मिट्टी के रूप में छोड़ के गई थी नदी, अब वो बह के नहीं जा पाती। नई मिट्टी आएगी उसी परत के ऊपर, ये परत है, इसी के ऊपर उसने फिर क्या ला दिया, परत छोड़ दिया। तो इसकी मोटाई क्या हो गई, फिर से बड़ी हो गई, फिर लाके छोड़ दिया, फिर लाके छोड़ दिया, फिर लाके छोड़ दिया, फिर लाके छोड़ दिया। एक ऐसा समय आएगा कि उस नदी के दोनों साइड आप देखोगे ऊंचे ऊंचे मैदान टाइप के बन जाएंगे, पर उन मैदानों पे आप देखना खेती नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो बहुत समय से क्या बन जाएगा, कड़ा कड़ा मैदान बन जाएगा, और वो ज़मीन बंजर जैसी हो जाती है। क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत समय तक दैनिक क्रियाएं चली, और वो मिट्टी जो कि भुरभुरी रहना चाहिए था, वो मिट्टी हो गई आपकी क्या, कड़ी कड़ी। तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, बंजर टाइप की भूमि बन गई। ऐसी मिट्टी या ऐसा क्षेत्र जो जलोढ़ मिट्टी के माध्यम से बना हो, परंतु उस वाले क्षेत्र में कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, उस वाली मिट्टी को क्या कहा जाएगा, बांगर मिट्टी। आया समझ में, बांगर। इसको मैदान कह सकते हो आप, बांगर मैदान कहोगे आप, इसे क्या कहोगे, बांगर मैदान। और बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल आराम से कह सकते हो, क्योंकि ये चट्टानी तो बनते जा रहा है, क्वाटरनरी क्रम में ही बनते जा रही है। और ठीक, अब देखिए आप, हाँ बनते जा रही है, इसको परतदार कह सकते हो आप, परतदार चट्टान कह सकते हो, ये कर सकते हो। परंतु कारण क्या है, देखो ये बना है मिट्टी के माध्यम से, और चट्टानें बनती हैं लावा के माध्यम से। फर्क है नहीं है थोड़ा सा, वो लावा एक के बाद एक बनते गया, परंतु ये क्या हो रहा है, मिट्टी के माध्यम से बन रहा है, तो इसलिए हमको इसको नाम थोड़ा सा डिफरेंट देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप, अगर इसको आप डिस्क्राइब करके लिखोगे तो आराम से लाके लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए खादर मैदान। एक भाग तो आपने देखा कि कोई एक ऐसा मैदान मिलेगा जहाँ पे आपकी खेती नहीं हो पाएगी, पर एक क्षेत्र ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे हर बार किनारे किनारे की मिट्टी बह के जाएगी, नई मिट्टी आएगी, बह के जाएगी, फिर नई मिट्टी आएगी, बह के जाएगी, नई मिट्टी आएगी। वो क्षेत्र जो जलोढ़ मिट्टी के माध्यम से बनाया जाता है, और उस क्षेत्र में क्या होता है, कृषि कार्य अगर होना शुरू हो जाता है, उसमें खेती हो जाना शुरू हो जाती है, इस प्रकार के मैदान को कहेंगे क्या, खादर मैदान। ये जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है। ये हमारे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, इस वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में। क्यों मध्य प्रदेश में ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे क्यों पाई जा रही है, हर चीज़ लिख लेना। एक तो चंबल, बेसिक रीजन। दूसरा समझिए, इसी मध्य प्रदेश के ऊपर आपको देखने को मिलेगा विशाल भारत का उत्तरी मैदान, उत्तरी विशाल भारत का मैदान,
और वो जो मैदान है, वो मैदान आप देखेंगे यमुना नदी निकलती है अपने यहाँ से, यहीं से आगे जाके गंगा नदी भी मिल जाएगी आपको। वो नदियाँ चंबल से बहुत बड़ी नदियाँ हैं और उन नदियों के माध्यम से जो अवसाद आता है वो कहाँ से आता होता है, देख रहे हैं आप, हिमालय पर्वत से चला आता है। बहुत अत्यधिक मात्रा में मिट्टी आती है उस क्षेत्र में। वो सारी की सारी मिट्टियाँ ला ला के वो कहाँ पटकती हैं, ये वाले क्षेत्र में। आपको क्या लगता है ये वाला क्षेत्र जो है ना हमारा मध्य प्रदेश का इधर का, ये टोटल उत्तर का विशाल मैदान है ये पूरा। तो यहाँ पे ना केवल चंबल नदी के कारण बल्कि गंगा और यमुना नदी के कारण भी इस क्षेत्र में आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे पूरा की पूरा जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। एक रीज़न तो वो पहला रीज़न, सबसे पहला रीज़न क्या लिखेंगे, गंगा यमुना के कारण जो मैदान बनाए जाते हैं उस मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी क्या होती है, आपकी अवसादी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसका विस्तार हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर वाले भाग में भी देखने को मिलता है। दूसरा, चंबल नदी निकलेगी हमारे यहाँ से, देखेंगे आप चंबल नदी, ये चंबल नदी ऐसे करके जाएगी, एक बार यहाँ से एग्जिट हो रही है, फिर यहाँ से एंट्री हो रही है, ठीक, फिर यहाँ से निकलेगी, ऐसे करके जाएगी। ये चंबल नदी आप जानते हैं इसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं, क्योंकि मृदा अपरदन कहते हैं। दो चीज़ों को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं, एक मृदा अपरदन को भी रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं, चंबल नदी को भी रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही मिट्टी है जहाँ जहाँ से निकलेगी मृदा अपरदन करके जाती है, इसलिए वहाँ के लोग बोलते हो अरे नदी आ गई मतलब मृत्यु आ गई। तो क्या है वो, रेंगती हुई मृत्यु। उसी के साथ साथ जो मृदा का कटाव हो रहा है, मतलब मृदा का अपरदन हो रहा है, उसको भी कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु, दोनों को। अब आप देखिए ये चंबल नदी निकली, इस चंबल नदी ने यहाँ से पूरे पहाड़ पर्वत जितने क्षेत्र इन सबको काट पीट के लेते हुए गई और लेके जा जाके इस वाले क्षेत्र में फेंकते फेंकते हुए चली गई वो। तो यहाँ पे आइट साइड देखोगे आप, पूरे क्षेत्र में जो नदी के बाढ़ के कारण जो पूरा क्षेत्र मिलेगा, इस क्षेत्र में आपको मिलेगी कौन कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी। मुख्य रूप से कौन सी नदी बना रही है हमारे मध्य प्रदेश में, चंबल। अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो गंगा यमुना चंबल के मैदान मुख्य रूप से हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी बनाते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में भी आप देखोगे सर्वाधिक मात्रा में, चूंकि नदी के किनारे किनारे वाले क्षेत्र में है तो इनमें चूना पत्थर ज़्यादा मिलेंगे आपको, पत्थरीली चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, ठीक। कछार ज़्यादा मिलेगा आपको, कछार ज़्यादा मिलेगा, कछार मतलब बलुआ पत्थर, रेत वेत, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और इस प्रकार की मिट्टी में उगने वाली जो भी फसलें होंगी उनका उत्पादन यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी। फटाक करके डायग्राम में आपने बना लीजिए और लिखेंगे इसके बारे में, जलोढ़ मिट्टी। हाँ, ऊपर साइड सरसों में आप देखोगे पानी तो लगता है परंतु मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, उसको रेतीली जगह में उगती है वो। जलोढ़ मिट्टी, कल हम लोगों ने पीएच स्केल देखा था। उस पीएच स्केल में हम लोगों ने देखा था कि 0 से लेके, मतलब यहाँ पे आप जाओगे, सॉरी यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 0 से लेके 7 तक आपका ये क्या होता है, आपका एसिड अम्ल होता है ये। और इस 7 से लेके 14 तक की प्रकृति होती है आपकी बेस, मतलब क्षार। ये आपका क्या होता है, पीएच मान होता है। इस मिट्टी की मतलब जो मृदा है, जलोढ़ मृदा है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल। तात्पर्य इसका ये हुआ, इसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, 7 होगा। क्लियर है। कई बार तो पीएच मान पूछता है पेपर में, क्या पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान निम्न में से क्या है, 8.5, 7.5, 7 न लिख के न्यूट्रल लिख देगा, उदासीन लिख देगा। मतलब क्या हुआ, उसका पीएच मान जो है वो कितना है, उसका 7 है, ठीक है, लिख लीजिए। इस मिट्टी की प्रकृति उदासीन है, तो इस मिट्टी की प्रकृति क्या है, उदासीन। जबकि काली मिट्टी की प्रकृति क्या थी, क्षारीय किस्म की थी, देखा था। उसका पीएच मान कहाँ से था, 7 से प्लस था। वेरी गुड, याद रखेंगे, ठीक है ना। इस मिट्टी की क्या है प्रकृति आपकी, उदासीन। अगली बात देखेंगे, मध्य प्रदेश में ये जो मृदा का निर्माण हो रहा है, एक तो हमने देखा कि उत्तर भारत से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण इस वाले क्षेत्र में कछारी मिट्टी का निर्माण हो रहा है। परंतु हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी नदी इसका निर्माण कर रही है, चंबल। तो इसको लिखेंगे। चलो, काली मिट्टी को हमने देखा था कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये मिट्टी 43.44% क्षेत्रफल में फैली हुई है, जबकि जलोढ़ मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में 7.57% में फैली हुई है, ठीक, लिख लीजिए। जिसमें कौन कौन से जिले होंगे, देखो, श्योपुर, मुरैना, भिंड, फिर यहाँ मिल जाएगा आपको क्या,
ग्वालियर, एक और मिल जाएगा तुमको दतिया, ठीक, और मिलेगा शिवपुरी। बस 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 बस, इससे नीचे मत जाओ। तो इतने जिले मिलेंगे आपको, लिख लीजिए जिसमें, ठीक है। पहले भी बताया हूं आपको कि इस मिट्टी में उर्वरकता बहुत अच्छी होती है, इस कारण से जहां पे भी पाई जाएगी उन क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन बहुत अच्छा होगा। आप देखेंगे, देखिए गौर से समझिए, मृदा अपरदन बुंदेलखंड में नहीं होता, केवल होता है हमारे मध्य भारत के पठार वाले क्षेत्र में। फिर भी बुंदेलखंड पीछे है इस वाले क्षेत्र से, कारण बुंदेलखंड में बारिश, बुंदेलखंड में चट्टानें पाए जाना, बुंदेलखंड में खेती का ना होना, पिछड़ा होने का कारण वो खुद भी है। परंतु इन क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है, कम वर्षा होने के कारण भी उन मिट्टियों में उपजाऊ क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जा रही है वो कैसी पाई जा रही है, जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है, जबकि इस क्षेत्र में मिलेगी आपको मिश्रित मिट्टी, मिश्रित। और मिश्रित मिट्टी सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। खेत किसके किसके यहाँ है सबके यहाँ खेत। खेत में जब पानी बगाते हैं तो देखना, पानी बगाने के बाद आप क्या बनाते हो, ऐसी क्या बोलते हैं, क्यारी बना के पानी बगाते हैं। और जब खेत में पूरा पानी भर जाता है तो खेत क्या करता है, पूरी की पूरी किनारे किनारे में आप देखना पूरी रेत रेत थोड़ी इकट्ठी हो जाती है। तुम राई नहीं भी बोगे तो वहाँ पे राई उगती हैं, देखना जरा बहुत भी अगर दाना मिल जाएगा तो वहाँ पे राई सरसों उग जाती हैं। कई बार फसलों में तुम देखना, हम बोते हैं तो हैं गेहूँ, परंतु राई भी उग जाती है उसमें, उगती कि नहीं उगती। कारण है उसका, क्योंकि उस मिट्टी में भी आपको क्या मिल रहा है, हल्की हल्की जलोढ़ता मिल रही है, जलोढ़ता, कछार मिल रहा है। और कछारी मिट्टी की सबसे प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं, सरसों, जौ, राई, ये सबसे प्रमुख फसलें कहलाती हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की सबसे प्रमुख फसल हैं ये, ठीक। तो ये थी आपकी क्या, जलोढ़ मिट्टी। अब समझ लीजिए, एक पहले टॉपिक समझेंगे, मृदा अपरदन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। क्या है मृदा अपरदन? ये हमारे पूरा क्षेत्र है, समझिए, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मेंस का टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये है सतह, और इस सतह के ऊपर पाई जाती है आपकी, देखा जाए तो मिट्टी, जिसको मैंने बताया था कि सतह के ऊपर पाई जाने वाली वह तत्व पदार्थ जिसमें कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और किसी भी पादप को उपजाने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, मृदा, मिट्टी। अब देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में, कारण समझो, आप खुद मेंस में लिखोगे, हमारे मध्य प्रदेश में बारिश कहाँ से होती है, इस वाले क्षेत्र में, दक्षिण से उत्तर। बारिश होते 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 इस क्षेत्र में आप देखेंगे बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, और ये क्षेत्र क्या है आपका, गर्म क्षेत्र भी है। बहुत लंबे लंबे समय तक बारिश के नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की जो मृदा होती है ज़रूरत से ज़्यादा सूखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूख जाती है। और जब मृदाएं सूख जाती हैं तो आप देखना कड़ी होंगी, कड़ी होने के कारण अगर उसके ऊपर से गलती से भी डंपर चला गया तो धूल निकलना शुरू हो जाएगी, समझिए। धूल निकलेंगे तो वो मिट्टी क्या होगी, जैसे जैसे कड़ी होते जाएगी उसके ऊपर क्या निकलेंगी, वो धूल जैसे रवा रवा निकलने लगेगी। पूरी की पूरी मिट्टी क्या बन गई, वो धूल जैसी बन गई, रवा बन गई। अब जब तुम उसमें एक बाल्टी ऐसे करके पानी फेंकोगे तो जितनी जितनी धूल इकट्ठी हुई थी उसमें कारण बनी थी, वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी बह गई। वो जो मिट्टी बह गई, वो जो मिट्टी बह गई वही कहलाता है आपका क्या, मृदा अपरदन। फर्क ये है कि जब हम फर्श साफ करते हैं तो झाड़ू से मिट्टी को ढकेल के बाहर वाइपर से बाहर कर देते हैं, यहाँ पे ढकेलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बारिश होगी इस क्षेत्र में, जब यहाँ पे नदियाँ आएंगी तो जो मिट्टी धूल बन चुकी थी वो मिट्टी पूरी की पूरी बारिश के पानी के साथ क्या हो जाएगी, बह जाएगी। यही कहलाता है आपका मृदा अपरदन। इस वाले क्षेत्र में क्यों होता है मृदा अपरदन, उसका सबसे बेसिक रीजन है आपका ये वाला, क्योंकि इन क्षेत्रों में लंबे लंबे समय तक क्या होती है, बारिश नहीं होती। इस कारण से यहाँ की पूरी सतह क्या हो जाती है, कड़ी हो जाती है, चट्टान बन जाती है। और बहुत लंबे समय तक आप देखना, अगर इसमें तुम झाड़ू नहीं लगाओगे ना, ये वाले फर्श में गारंटी दे रहा हूँ, 1 महीने बाद आके झाड़ू लगाओगे तो पूरी की पूरी धूल बन जाएगी। इसी को तुम बार बार रगड़ते रहोगे तो इसी के ऊपर से धूल निकलना शुरू हो जाएगी। किसी भी जंख में जब जंख लग जाती है छड़ में तो उसके ऊपर आप रेतमाल घिसते हो, रेतमाल घिसने के कारण क्या होता है, जो जंख लगी रहती है वो धूल बन के निकलती है, वो क्या कहलाता है आपका, इरोजन। अब देखो, एक कारण ये, दूसरा कारण मृदा अपरदन का, तो यही कहलाता है आपका मृदा अपरदन। इस क्षेत्र में जितनी भी मिट्टी पाई जाएंगी, एक तो कमजोर स्थिति में, पहली बात। दूसरी बात, जलोढ़ मिट्टी भी है, हर बार जलोढ़ मिट्टी बह जाती है।
तीसरी बात, बहुत लंबे लंबे समय तक जब यहाँ पे बारिश नहीं होती तो पूरी की पूरी सतह आपकी क्या होती है, कड़ी हो जाती है। कड़ी होने के कारण ऊपर की इसकी जो सतह होगी पूरी ढीली ढक्कन टाइप हो जाएगी और बारिश के साथ बह जाएगी। दूसरी बात, जब कभी बारिश होती है तो दो प्रकार की बारिशें होती है। एक बारिश ऐसी होती है जिसमें गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है, अरे घीलते भूलते सब चल जाता है। एक बारिश ऐसी होती है कि एक आदमी ऐसे करके चलाता है गाड़ी, पट 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 लगती है, लगती नहीं लगती, वो जो लगती है तुमको बारिश, उसकी बौछार क्या होती है, तेज होती है। जब वही बौछार सट करके जमीन में पड़ती है तो जितने जगह पे गिरेगी वहां पे करेगी गड्ढा। बार बार पानी टपकता है किसी भी क्षेत्र में, समझिए बार बार टपकेगा तो पत्थर के ऊपर भी पानी टपकेगा तो गड्ढा बनाता है नहीं बनाता, बना देता है नहीं बना देता। ऐसे ही इस वाले क्षेत्र में जितनी बारिश होगी, एक तो कम होगी पर जब होगी, परंतु वो इतनी तेज बौछार वाली बारिश होगी कि जहाँ जहाँ बूंदें गिरेंगी वहाँ पे बनाते जाएंगी गड्ढा। अब जब गड्ढा बन गया तो सतह से उतनी क्षेत्र की मिट्टी निकल गई तो बारिश के साथ वो बह गई। दूसरा कारण, ठीक है। तीसरा कारण यहाँ पे क्या है, जलवायु विभाग के आधार पे आप लोगों ने देखा था कि ऊपर की जो जलवायु है वो कैसी है, अर्ध शुष्क है। और अर्ध शुष्क जलवायु में वनस्पति कभी भी नहीं उगती, बहुत कम उगेगी, बहुत कम उगेगी। तो इन क्षेत्रों में ना तो पेड़ पौधे अच्छे मिलेंगे, ना तो आपको वनस्पति अच्छी मिलेंगी, ना ही आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा। दूसरा कारण, बारिश नहीं होती तो पेड़ पौधे की संपदा यहाँ पे कम है। पेड़ पौधा क्या रहता है, जड़ के माध्यम से मिट्टी को पकड़ कर रखता है, परंतु जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी कैसे रुकेगी, पॉसिबल नहीं है। जब कभी भी यहाँ पे मृदा आपके वृक्ष नहीं है, यहाँ पे वन नहीं है, वनस्पति नहीं है, तो जब भी बारिश होगी तो क्या होगी, पेड़ पौधे रोक ही नहीं पाएंगे, सारी की सारी आपकी मिट्टी क्या हो जाती है, बह जाती है। ऐसे 3-4 कारण बताए हो मैंने, पेपर में आएगा। मध्य भारत के पठार में मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या है। आपने सारी की सारी स्थिति पहले इसलिए समझाया हूँ, भौगोलिक स्थिति, कि बारिश क्यों कम हो रही है, तापमान यहाँ पे क्यों ज़्यादा होता है, यहाँ पे बारिश होने का कारण क्या है, इतनी तेज बौछार वाली बारिशें क्यों हो रही है। ये सारे के सारे रीजन, जलवायु शुष्क है, ये सारे के सारे रीजन सबसे बड़ा कारण बनता है किसका, मृदा अपरदन का। ठीक है, एक कारण ये हो गया। अब हमारे पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से पीड़ित जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, आपका चंबल संभाग या हमारा मध्य भारत का पठार मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और ये जो मृदा अपरदन करती है ये कौन सी नदी करती है, क्योंकि इस क्षेत्र से निकलने वाली नदी है चंबल, और इसमें ही ज़्यादा बाढ़ आएगी। जब बाढ़ आएगी तो बहुत सारी मिट्टी क्या लेके जाएगी, बहा के लेके जाएगी। इसीलिए ये रेत, इस वाली नदी को कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु। और जो मिट्टी कट कट के जा रही है तो मिट्टी क्या हो रहा है, आपका रेत बह के जा रही है, तो किसान की क्या निकल रही है, आत्मा निकल रही है, इसलिए उसको कहते हैं कि मेरी जान जा रही है, रेंगती हुई मृत्यु। ठीक है, तो ये है आपका मृदा अपरदन। तो ये 3-4 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लो कि मध्य भारत के पठार में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। अब ये मृदा अपरदन हुई, ये मृदा अपरदन कौन कर रही है, हमारी चंबल नदी कर रही है। चंबल नदी भी इसमें करती है गुली अपरदन या अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन, यही क्वेश्चन आया था, अवनालिका अपरदन। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस नदी के माध्यम, मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में चंबल नदी द्वारा किया जाने वाला अपरदन कौन सा है, तो उसने ऑप्शन दिया था अवनालिका अपरदन। क्या होता है अवनालिका अपरदन, देखो ये नदी जा रही है, गुली अपरदन बोलते हैं उसको, गुली इंग्लिश में बोलेंगे गुली अपरदन। ये नदी जा रही है, जब ये नदी का बहाव तेज होगा तो ध्यान देना, ये क्या करेगी, अपने किनारे किनारे की जो मिट्टी होंगी ये इनको, ये देखो ऐसे ऐसे काटते काटते जा रही है पूरी। तुम खुद ही देखना, नदी घाटी के किनारे में एकदम से पानी ऐसा तुमको रैप रैप दिखेंगे, पूरे रैप रैप दिखेंगे। जब ये बारिश का पानी पूरे खेत में जाएगा तो पूरे की पूरे नीचे से भी ये क्या करेगा, खेत को काटते हुए चला जाएगा। तो कुल मिला के इसकी डिजाइन बनते जाएगी कुछ इस प्रकार की, ये ऐसे, ये कहलाएगा आपका क्या, अवनालिका अपरदन, बार बार काट काट के लेके जाएगा। तो चंबल नदी के माध्यम से जो अपरदन किया जा रहा है वो कौन सा अपरदन है, आपका गुली अपरदन या अवनालिका अपरदन, जो कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में किया जाता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, मृदा अपरदन को रोकने के कारण, पहले मृदा अपरदन लिख लो पहले, फिर इसके बाद रोकने के कारण बताऊंगा क्या क्या रोक सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको 11 नंबर में दे दे, मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन के कारण समझाइए एवं उसके निवारण के उपाय समझाइए, तब 2-1 कारण और लिख देना। क्या लिखोगे, ध्यान से समझना। जिन क्षेत्रों में कृषि कम होती है
वहाँ के किसान क्या करने लगते हैं, पशुपालन करने लगते हैं। समझना, जिन क्षेत्रों में कृषि कम होती है, जिन क्षेत्रों में फसलें कम होती है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। और पशुपालन के लिए चाहिए क्या, मैदान, पशुचारण की व्यवस्था चाहिए, मैदान चाहिए। आप जानते हैं यहाँ के लोगों ने पशुपालन इसलिए भी किया क्योंकि इन क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र है ये पूरा, और मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है क्या, घास। ठीक, उसी घास के कारण इन क्षेत्रों में इन लोगों ने क्या किए, पशुपालन की व्यवस्था शुरू करे। अब पशु ऐसा तो नहीं है कि केवल घास ही घास खाएगा, पेड़ पौधे भी खाते हैं बहुत सारे। तो पशुचारण की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो छोटी छोटी घास हैं, छोटी छोटी वनस्पतियां हैं, जो हो सकता है आगे चल के मृदा कटाव को रोकती, परंतु इन्होंने वो ऑप्शन भी क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो चौथा कारण आप लिख सकते हो, इस क्षेत्र में पशुपालन या पशुचारण अत्यधिक मात्रा में होने के कारण इस क्षेत्र में मृदा कटाव भी होता है। ठीक, तो पशुचारण भी क्या है, आपका मृदा कटाव का एक कारण हो सकता है। लिख लीजिए चौथा पॉइंट, परंतु ये लिखेंगे तब जब आपका क्वेश्चन 11 नंबर में आएगा। ठीक, 5 नंबर में तो 2 ही 3 पॉइंट लिख सकते हैं, लिखेंगे। हाँ, मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। देखो, 2 चीज़ें हैं, एक बात बताओ, जब आपका, मैंने एक चीज़ बताया ना, किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य व्यक्ति तभी करेगा जब वहाँ की भौगोलिक स्थिति उसके आधार पे होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, आप रह रहे हैं चट्टानों में, चट्टानों में रह रहे हैं, वहाँ पे अगर आपके पास खेती भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप पशुपालन कर सकते हैं क्या वहाँ पे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पशु को पालने लायक भौगोलिक स्थिति नहीं है, कई पशु तो गिर के मर जाएंगे आधे से। ठीक, कोई भी व्यक्ति, जब तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, सुनो, भगवान न करे ऐसा हो, पर जब तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी तो तुम अपनी स्थिति के हिसाब से अपना अपना काम शुरू करना शुरू कर दोगे। जैसे हमने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिए, कोई दुकान खोलेगा, कोई कुछ करेगा, तो वो कैसे करेगा? किसी को देख के किसी नहीं करेगा। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ कोचिंग, तो क्या तुम भी पढ़ाना शुरू कर दोगे क्या? जिसके पास पढ़ाने की स्किल होगी वो पढ़ा पाएगा, जिसके पास पढ़ाने की नई स्किल होगी तो वो एजुकेशन सेक्टर में ही कुछ दूसरा काम करेगा, कोई दुकान डालेगा, कोई ऑनलाइन कैफे डालेगा, सब अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारी खुद की स्थिति, और अगर इसकी बात करूँ तो इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति। वाय पशुचारण यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है? पहला कारण, पशुपालन के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए आपको पशुचारण की व्यवस्था, और पशुचारण होता है कहाँ पे? मैदानी भाग में, मैदानी भाग में। इसलिए तुमने इसको शुरू में ही लिखा है उत्तर भारत का मैदानी पठार, लिखा नहीं लिखा? क्या तुमने यहाँ कहीं पे भी लिखा मालवा का मैदान पठार लिखा? क्या तुमने सतपुड़ा का मैदान पठार लिखा? क्या विंध्याचल का मैदान पठार लिखा? नहीं लिखा ना। लिखा मैदानी पठार किसको? केवल इसको, क्योंकि ये क्षेत्र आपका कैसा है? मैदानी पठार है। और मैदानी पठार में आप देखेंगे छोटी छोटी घासें उत्पन्न हो जाती हैं, और यही घास तो चाहिए पशुओं के लिए। तो जब आपको बनी बनाई चीज़ मिल रही है तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पशुपालन करेंगे, और अपेक्षाकृत पशु यहाँ पे पल भी जाएंगे। ठीक, दूसरी बात ये है कि पशुपालन इसलिए, एक और यहाँ पे आप देखेंगे, जब यहाँ पे कृषि नहीं हो रही है तो पशुपालन के बाद यहाँ पे आता है आपका टूरिस्टर डिपार्टमेंट। टूरिज्म यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। आप देखो, प्रथम पर्यटन सिटी बोलते हैं शिवपुरी को। ग्वालियर के किले आप देखो यहाँ पे पाए जाएंगे। भिंड, मुरैना, गुना में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे दार्शनिक स्थल है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो। तो जिन क्षेत्रों में जो मुख्य आर्थिक साधन था, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो क्या करने लगेगा? व्यक्ति वहाँ पे दूसरे साधन उपयोग करने लगेंगे। आप देखना, मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। आगरा चले जाओ, मथुरा वृंदावन चले जाओ, यहाँ पे जाना आपको, इतने इतने बड़े लड़के लोग वहाँ पे क्या करते हैं? गाइड का काम करते हैं। गाइड समझते हो गाइड क्या होता है? वो तुमको लेके जाएंगे और बताएंगे। उनकी अंग्रेजी देखना, वो उन्होंने क्या करे हैं, उनको पता था कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, पर उनको ये पता था कि हमारा जो क्षेत्र है मुख्य रूप से किससे पल रहा है? टूरिस्टर के कारण पल रहा है। हमारे यहाँ चाइनीज़ आ रहे हैं, हमारे यहाँ जापानीज़ आ रहे हैं, हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ के चाइनीज़ भाषा सीख ली, किसी ने जापानी सीख ली, किसी ने ऑस्ट्रेलियन सीख लिया, किसी ने ब्रिटिश स्टाइल में अपनी इंग्लिश बोलना सीख लिया। जब कभी भी चाइनीज़ लोग आएंगे तो उनको किसी हिंदी भाषी व्यक्ति चाहिए कि चाइनीज़ भाषी चाहिए? चाइनीज़ भाषी, ताकि समझ भी पाए वो।
तुम देखना वहाँ जाना, तुमको इतने इतने से 90 मतलब इतने इतने से छोटे छोटे बच्चे आप देखना वो चाइनीज़ लैंग्वेज वो में बात करते हैं और रहना अपने जैसे चड्डे वड्डे पहन के बराबर बताएंगे और बराबर चाइनीज़ लैंग्वेज में पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि मान सिंह तोमर ने ये किया था वो किया था, पूरा चाइनीज़ लैंग्वेज। तो उनको मज़ा भी आता है, तो हंस के वो उनको पैसे भी देके जाते हैं। ये क्यों कर रहे हैं वो लोग? इसलिए क्योंकि उनकी स्थिति वहाँ के अकॉर्डिंग है। वहाँ पे आर्थिक साधन सबसे बड़ा क्या बन गया? टूरिज्म बन गया। आया समझ में? हमारे क्षेत्र में वो व्यवस्था नहीं है तो अपन लोग पढ़ाई में घुसे पड़े, पढ़ाई में घुसे पड़े, सब नौकरी नौकरी नौकरी। तुम्हारे यहाँ भी अगर टूरिस्टिंग प्लेस हो जाता ना बेटा, तो यकीन मानना तुमसे बड़ा व्यापार कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत पैसा मिलता है। एक फैमिली आई, सुन हम बता रहे हैं, हम जब नौकरी में थे तो हम आगरा गए घूमने के लिए, तो एक जर्मनी का बहुत बड़ी टीम आई थी जर्मनी का। तो ये जर्मनी के लोग तो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, बहुत अच्छी जर्मनी से थे वो लोग, और निहायत ही खूबसूरत लोग होते हैं, सच बता रहा हूँ, निहायत ही खूबसूरत। तो हमको जर्मनी की जो एक पूरी टीम मिली, 8-10 लोगों का आया था। तो सब लोग क्या थे, एक दूसरे के फियांसे थे, कपल थे, सब लोग आए। जिस होटल में हम थे वही मैंगो होटल आगरा वाली उसमें ये भी थे। पर हम जब आगरा वागरा घूमने गए तो जब ये लोग मिले, मैंने एक चीज़ देखा, इनका जो गाइड था वो एक लड़का था, इतना बड़ा, मतलब ठीक ही ठाक था, हमारे जैसे ही था, जैसा मैं देख रहा हूँ उतने टाइप था वो। इन लोगों ने क्या करे, उसको 5 दिन अपने साथ होटल में रखे, 5 दिन खिलाए पिलाए विलाए बढ़िया, और 5 दिन का इसको अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 40,000 रुपये दे के चले गए। तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, सर पटक रहे हो, तुमको नहीं मिला होगा 5 रुपया और तुम्हारी कोई गारंटी भी नहीं है। उसने उसकी लैंग्वेज में गलत भी बताया होगा तो कोई जाके सर्च नहीं करने वाले वो लोग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने बताया, घुमाया, बस उनको इम्प्रेस करके रखा उसने, तो उनने बन गया आपका क्या ये। ऐसी बहुत सारी मूवियाँ भी बनी होगी, आप लोगों ने देखा, टूरिस्टर के साथ बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी लाइफ ही सेटल कर लेते हैं, ऐसा बहुत भी चीज़ है। तो ऐसी भी एक आपके यहाँ होती है। तो ये सारी की सारी स्थिति है आपकी भौगोलिक स्थिति, आपका क्षेत्र, उस क्षेत्र के हिसाब से आप अपनी चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पशुचारण, यहाँ पे उनकी मजबूरी नहीं है बल्कि उनकी भौगोलिक स्थिति है। एक और चीज़ देखो, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, ये आपका भारत का नक्शा, जम्मू कश्मीर ऊपर वाला, क्यों यहाँ की शॉल बड़ी फेमस है, क्यों यहाँ के गर्म कपड़े बड़े फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पाया जाने वाला पशु है भेड़, उसमें निकलता है वो। तो उन्होंने देखा कि भैया हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, पहाड़ी इलाके में बसे हैं, तो क्या वहाँ पे गाय पालते हैं क्या वो लोग, क्या बकरी पालते हैं क्या, केवल पालते हैं क्या, भेड़। और उस भेड़ से निकालते हैं वो उसके बाल, ऊन, और उससे बनाते हैं फिर वो क्या, कपड़े। तो वो भौगोलिक स्थिति है, ना कि उनकी मजबूरी है, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये था इसका कारण, मृदा अपरदन के बहुत सारे कारण। अब लिखेंगे मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन या मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। मध्य प्रदेश का हर जगह एक ही उपाय लगेगा, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। नंबर पहला, शॉर्ट पॉइंट, सर्वाधिक मात्रा में वृक्षारोपण, सर्वाधिक मात्रा में वृक्षारोपण। नंबर दूसरा, स्टार कर लेना, ये मैं अपने तरफ से लिखवा रहा हूं। देखो एक बात तुम लोग खुद सोच के बताओ, एक ये पठार है, ऐसा मतलब घाटी है, और यहां से आपकी नदी बह रही है, ये आपकी नदी बह रही है, ठीक। अब जब इसमें बाढ़ आएगी तो सीधी बात है पानी भरने लगेगा, पानी भरेगा तो इसके ऊपर चला जाएगा, तो बाहर का मिट्टी विट्टी खींच खाच के ले आएगा, पूरी काटेगा, इसको भी काटना शुरू कर देगा। अगर यही पठार अच्छा ही ऊंचा हो जाए, डैम में बहाव बेटा इतना तेज रहता है ना, डैम का पानी रुका हुआ रहता है पानी, आप ध्यान रखना, डैम का पानी चलता हुआ पानी नहीं है, और ठहरा हुआ पानी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर जब पानी चलता है ना बाढ़ में, तो पत्थर क्या अच्छी चीज़ें टूट जाती हैं, ठीक। एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, जब डैम का गेट खुलता है, इतना सा गेट खोलेंगे तो देखना, पूरा गेट खोलेंगे तो एक बात अलग है, इतना सा गेट खोलेंगे वो पानी टकरा के बहुत बड़ी धार में बनता है, धुआं जैसा दिखता है। अपनी उंगली ऐसे करके रखना, वहाँ पे कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और एक बात सुनो, तुमको जैसे शौक है मसाज मालिश करवाने का, उनका हड्डी तोड़ने का बड़ा मजा आता है, तो गेट जब खुलता है वहाँ जाके बीच में खड़े हो जाना, ठीक।
इतनी जगह से टूटोगे, इतनी जगह से टूटोगे कि हर जगह से टूट फूट के ख़त्म। और जब तुम मिलोगे ना, जब भी मिलोगे तुम, तो तुमको पकड़ेंगे, तुम ऐसे अजीब से हो जाओगे तुम, ठीक है ना। तो जल कहते हैं ना, पानी, आग और हवा, इन तीनों चीज़ों से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। चलो मृदा अपरदन देखो, हमने देखा कि जब अगर ये घाटी आपकी छोटी है तो पानी चढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है पूरे की पूरे खेत वेत में फैलना शुरू होगा। पर अगर यही घाटी अगर आपकी क्या हो जाती, ऊंची हो जाती, तो पानी यहाँ चढ़ेगा ही नहीं, केवल अपनी घाटियों में बहना शुरू रहेगा। अब काटेगा भी तो इनको ही काटेगा, किनारे किनारे काटेगा। तो सबसे पहले हमारा काम बनता है इन नदी घाटियों को मजबूत करके इनमें गहराई बनाना या इनकी ऊंचाई बनाना। समझ में आ रहा है? अब ये काम खुद से तो हो नहीं सकता, इसके लिए क्या लगेगी, सरकारी योजनाएं। सरकारी योजना सुने भी होगे तुमने, चंबल नदी घाटी योजना सुने होगे तुमने, नर्मदा नदी घाटी योजना। वो नदी को विकसित नहीं कर रहे हैं, वो आइट साइड की घाटियों को विकसित कर रहे हैं। आया समझ में? तो लिखेंगे दूसरा। अब हमारे मध्य प्रदेश में हम देखेंगे, तो लिख लीजिए नोट करके, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा चंबल घाटी में किया जाता है। यह है चंबल घाटी आपकी पूरी, चंबल नदी घाटी में किया जाता है। यह संपूर्ण देश का सर्वाधिक मृदा अपरदन पीड़ित क्षेत्र है। पूरे संपूर्ण देश में सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे, सर्वाधिक मृदा अपरदन से पीड़ित क्षेत्र है। अब यही सवाल घुमा के पूछता है, कैसे पूछेगा? संपूर्ण भारत देश में मृदा अपरदन से पीड़ित कौन सा राज्य है? नंबर पहला तेलंगाना, नंबर दूसरा छत्तीसगढ़, नंबर तीसरा मध्य प्रदेश, नंबर चौथा पंजाब। कौन सा है? मध्य प्रदेश, क्योंकि क्षेत्र ही है तो क्षेत्र के कारण क्या आएगा? मध्य प्रदेश। पीटी में आ भी चुका ये क्वेश्चन कि संपूर्ण भारत में मृदा अपरदन से पीड़ित सर्वाधिक ग्रसित क्षेत्र या मृदा अपरदन से ग्रसित क्षेत्र कौन सा है या कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। एक और मृदा अपरदन होता है, देखेंगे यहाँ से मुल्ताई से निकलती है एक ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी आप देखेंगे यहीं पे मिलेगा तुमको एक भैंसदेही का पठार, भैंसदेही का पठार। तो ये ताप्ती नदी भी मृदा अपरदन कर रही है आजकल बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। इसी के कारण से इसने यहाँ पे क्या बनाया है? ताप्ती नदी का मैदान भी बनाया है। अपन लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे ताप्ती नदी का मैदान, ठीक है ना। तो लिख लीजिए नोट करके एक और, लाल पीली मिट्टी। देखिए कहाँ मिलेगी लाल पीली मिट्टी? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है आपकी कौन सी? काली मिट्टी। इसके बाद सर्वाधिक दूसरी स्थिति में पाई जाने वाली जो मिट्टी मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको कौन सी? लाल पीली मिट्टी। मुख्य रूप से देखा जाए तो मिलेगी आपको कौन से क्षेत्र में? बुंदेलखंड, और मिलेगी आपको बघेलखंड में भी। कुछ कुछ मात्रा में ये बालाघाट तक भी आ जाती है ये मिट्टी, तभी तो यहाँ पे आप देखोगे चावल की मात्रा देखने को मिलेगी आपको। तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रफल में फैली हुई है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का 36% भाग में फैली हुई मिट्टी है आपकी कौन सी? ये लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी बनती कैसे है ये भी आप जानते हो। आप जानते हो काली मिट्टी में क्या पाया जाता है? आयरन। जब आयरन का डिहाइड्रेशन होता है तो वो क्या बन जाता है? फेरिस ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना, फेरिस ऑक्साइड। और वो बनता है, क्या बनता है आपका? Fe2O3 ऐसा बनेगा। ये फेरिस ऑक्साइड का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जब बनेगा, जब इसमें आप H2O की क्रिया कराओगे, मतलब पानी और मिला दोगे, तो सीधी बात है ये क्या बन जाएगा आपका? पीली मिट्टी बन जाएगी। ये केमिकल कंपोजिशन है, ये आप इतना दिमाग मत लगाओ, बस थोड़ा पता रहना चाहिए। तो केवल दो बातें, काली मिट्टी के हाइड्रेशन के कारण, काली मिट्टी के डिहाइड्रेशन के कारण उसमें पानी नहीं मिलता। काली मिट्टी जैसी उसमें क्या होगा आपका? उसमें शुष्क जलवायु मिलेगी, जलवायु के कण मिलेंगे, उसका इरोजन होना शुरू हो जाएगा, तो वो बन जाएगी आपकी क्या? लाल। फिर जब लाल मिट्टी में पानी मिलना शुरू हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका क्या? पीली। फिर पीली मिट्टी में और पानी मिलाओगे तो वो बन जाएगी क्या? लैटेराइट मिट्टी। आया समझ में? तो ये वाला क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में आप देखेंगे
पानी आया, ज़्यादातर मात्रा में पानी आया तो इस वाले क्षेत्र में तुमको मिलेगी पीली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। थोड़ी मात्रा में पानी मिला तो यहाँ पे मिलेगी तुमको लाल मिट्टी। आया समझ में? और लाल मिट्टियों में आप देखना काली मिट्टी से कम उपजाऊ क्षमता होती है, इसलिए यहाँ पे खेती कम मिलेगी। इन क्षेत्रों में चावल, धान, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, इसलिए बालाघाट में आपने देखा सर्वाधिक चावल उपजाया जाता है। इन क्षेत्रों में भी देखना तुम चावल खाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसके बारे में, लाल पीली मिट्टी के बारे में। क्या है मिश्रित मिट्टी? मिश्रित मतलब सब कुछ मिला हुआ। मिक्स वेज खाए हैं आप लोगों ने? खाए नहीं खाए हैं? क्या खाए हो मिक्स वेज में? क्या क्या मिलता है? अच्छी लगती है? तुमने क्या खाई हो मिश्रित? कुल मिला के सीधे सीधे बोलो, तुमने शादी ब्याह में खाई हो, है ना? तुम्हारे घर में बनती है? बाहर ही खाए हो? क्यों रे? तुम लोगों ने शादी ब्याह में, तुम लोग सब शादी ब्याह में जाते नहीं जाते? तुम जाते नहीं जाते शादी ब्याह में खाना खाने? नहीं जाते? ले जा, बुलाते नहीं हैं। सुनो, मिश्रित कह रहा हूँ, मिक्स वेज में, मिश्रित सब्जी या मिक्स वेज में तुम देखना क्या क्या मिला रहता है। उन्होंने कहा गोभी, शिमला, सोया, मटर, लौकी, कद्दू, उन्होंने कहा भटा, सब मिला देते हैं। पत्ता गोभी, कई धूर्त तो ऐसे रहते हैं गाजर भी मिला देते हैं, रहते हैं ना गाजर वाजर। और सुनो, अब हो गई ना सबरी सब्जी मिला होगा क्या इसमें? उन्होंने कहा चिकन, अंडा, सब तो मिला रहता है। अब सुनो, इसमें इसको खाने के लिए वो देते हैं फिर ऐसी सांड जैसी रोटी, मोटी सी तवा रोटी नहीं रहती, वो क्या रहती है? तंदूर रोटी रहती है। उन्होंने कहा जब ये इतना हेल्दी है तो ये भी खा लो इसको, हेल्दी है कि नहीं है? ठीक, चलो सुनो हमारी बात। अब जब मिक्स वेज बनी तो मेरे को बताओ मिक्स वेज सब्जी का टेस्ट क्या होता है? नया क्रिएट होता है ना। अब एक बात बताओ, अरे हाओ ना, पनीर भी डालता, फुल्की भी डाल देते होंगे, हाओ एक एक गिना रहा है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है। एक समय बढ़िया लजीज केवल मटर पनीर की सब्जी है, ढकार भी मार दिया तूने तो। एक तरफ है मिक्स वेज सब्जी, क्या खाओगे? क्योंकि तुमको उस पनीर का टेस्ट पता है, मिक्स का उन्होंने कहा पता नहीं क्या मिला रहा होगा, उन्होंने कहा भड़ुआ उन्होंने मिला दो पूरा ये वो दुनिया बरवटी क्या क्या मिला दी है, खत्म। और वो ऐसे करके लेते हैं, ऐसे काट के देते हैं और ऐसे उठाए और पटक दिए, लो खाओ। उन्होंने कहा जानवर हो, लो जे लिए कर लिया खाओ, ऐसे करके, है ना। और इंसान उसके लिए थाली ले लेके खड़ा रहता है, उन्होंने कहा दो ऐसे करके भी रहता है। और कुछ लोग इतने धूर्त ऐसे करके थाली उठा के लेके आते हैं, उन्होंने कहा रुक भैया, हुई के देना पर चलो उसको काली दे दिया। एक साइड से तो अच्छी गोरी, दूसरे पलटा है काली, अरे कुन्नास हो जा, अच्छी वाली दो भैया। चलता नहीं चलता ऐसा? कोई व्यक्ति बढ़िया ब्लेजर पहन के, वाइट शर्ट बढ़िया पहन के गया ऐसे करके, और एक आदमी यहाँ से ऐसे करके आ रहा था, साइड हटो, 2 मिनट के लिए उसका फोन आ गया ऐसे कर, हाँ एक मिनट भैया, रसगुल्ला जे वो। मैंने दुनिया में एक व्यक्ति को देखा है, उसकी थाली, हमारी भैया की शादी में थाली देखो, बीच में चावल, इसमें कुआं बनाया उनने दाल, अब डिस्पोजल थी पर गांव के लोग, हम तो गांव के देहाती लोग, यहाँ पे डाला उसने पनीर मटर की सब्जी, यहाँ पे डाल दिया भट्टे का भरता बनवाया था हम लोगों ने, भट्टे का भरता, यहाँ पे डाल दिया पालक पनीर यहीं पे साइड में, फिर यहाँ पे डाल दिया उसने वो एक और जो बनती ना, क्या कहते हैं, ग्रेवी टाइप की सब्जी, मेरे को भी नहीं पता, अपन को तो मिली नहीं, आलू छोले की सब्जी, ये होगी। फिर यहीं पे डाल दिया उसने क्या, कढ़ी, यहीं पे डाल दिया वो बड़े रहते हैं जैसे दही बड़े वाला वो, और सुनना इतना धूर्त, यहीं पे चाइनीज़ वाला वो नूडल्स, यहीं पे वो क्या बोलते हैं वो बनता है जो जलेबी नहीं रे, अरे डोसा तो था,
वो गुलाबी गुलाबी ऐसा बाल वाल जैसा, क्या बोलते हैं उसको, बुढ़ी के बाद उसको उसने क्या किया, एक कटोरी में ले लिया और कटोरी में लेके रख लिया यहाँ पे। फिर हम लोगों ने क्या, पानी पूरी, तो पानी पूरी बस नहीं दिखी मुझे उसमें, उसने फिर रख लिया डोसा, बाकी चाइनीज़ हो गया, और यहाँ पे रख लिया गुलाब जामुन और यहाँ पे रख लिया जलेबी। अब इतना आइटम नहीं था, इतना ही बस था हमारे यहाँ, जो था वो बता। अब सुनो, अब जब ये हुआ अरे कौनो, एक थाली है छोटी, गोल नहीं, छोटी थाली थी, बस उसने वहीं चरनामत टाइप इकट्ठा कर लिया, पूरा हो गया पूरा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब उसने रोटी या खाया होगा चावल के साथ, तो उसको टेस्ट काहे का आया होगा, हैं? अंत में पता उसने क्या किया रहा होगा, कि भाड़ में जाए रे, अच्छा नहीं लगा, रख के आ गया, फिर गया हो गया, भैया एक गिलास पानी देना, चाय कॉफ़ी जो भी मिल गया, पान दबाया, चल गया। तो ऐसा आप लोग कभी मत करें। आप लोग जब शादी में जाते हो तो कैसा खाते हो, पेल के तो खाते होगे, तो मुझे पता है, रुक के भी नहीं खाते होगे। सबसे पहले मटर पनीर और उसके साथ रोटी और सैलेड्स, जे वो तुम रे भाई, कहने का मतलब मेरा ये कि पनीर से करो, चाहे भिंडी से करो, चाहे गोभी से करो, चाहे फुल्की से करो, शुरुआत करो एक एक आइटम से, है ना। लो थोड़ा खाओ, फिर दूसरा खाओ, फिर दूसरा खाओ, तो लगे भी इकट्ठा लिए। और अच्छा, इसको मैं ऐसे करके मिला के पूरा सान देता और जलेबी को भी ऐसे करके मिश्र के डाल रहा हूँ गुलाब जामुन को, और उसमें फिर वो चाशनी अलग। ये हो गई क्या आपका मिश्रित खाना। ऐसे ही पाई जाती है मिश्रित मिट्टी, जिसमें हर प्रकार की चीज़ मिलेगी, लाल भी होगी, पीली भी होगी, काली भी होगी, चट्टाने भी होगी, जैब भी होगा, सब प्रकार की चीज़ें होगी। समझ में नहीं आती क्या उगा रही है, ठीक है ना। अरे यार भाई, अब हो गई ना, तुम अब पूरा गांव में ऐसा क्यों देते हैं। गांव में पहले बेटा चलता था लपसी, सुने हो नहीं सुने, लपसी रोटी पुसी, खाए नहीं खाए हो, हमने बहुत खाए। हमारा काम टेंट का था ना, तो हम ऐसे क्षेत्र में भी टेंट लगाने गए जहाँ हमको ऐसा बिल्कुल मीठा मीठा लपसी और पुड़ी, लो खाओ, खा रहे हैं और क्या, वही खाते थे। तो ये क्या है, मिश्रित मिट्टी समझो। अब हो गया वो टॉपिक, छोड़ो। मिश्रित मिट्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रफल में पाई जाएगी। आप देखेंगे लगभग 18.37% क्षेत्रफल में पाएगी। ये बुंदेलखंड, बघेलखंड, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में आपको मिलेगी। इसमें लाल मिट्टी के भी तत्व मिलेंगे, पीली के भी मिलेंगे, काली के भी मिलेंगे, गहरी के भी मिलेंगे। बस नहीं मिलेंगे तो किसके, जलोढ़ मिट्टी के, जलोढ़ के तत्व नहीं मिलेंगे। सारे के सारे इसमें अस्त्र तत्व आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये मिट्टी जो होती है, चूंकि डिसाइड नहीं कर पाती है कि क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है, इसलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश या संपूर्ण भारत में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी के तौर में जानी जाती है क्या, आपकी ये मिश्रित मिट्टी सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, लिख लीजिए। एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। इस प्रकार की मिट्टी जो मिश्रित होती है ना बेटा, इसमें मोटे अनाज उगेंगे। ठीक, मोटे अनाज। आजकल हमारी गवर्नमेंट जो है मोटे अनाज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो मोटे अनाज में तुमको क्या मिलेगा, ज्वार, बाजरा। इनकी रोटी खा के देखना, बड़ा मज़ा आता है इसमें। बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में सरसों का साग और बाजरे दी रोटी ऐसे करके मेन्यू चलता है ना, मक्के दी रोटी, सरसों का साग, ये सब चलता है। और अगर चूल्हे की बनी हो तो क्या ही बात है फिर। ठीक, तो जो मिश्रित मिट्टी है उसमें क्या मिलेगा आपको, मोटे अनाज। तो लिख लेंगे, इस प्रकार की मिट्टी मोटे अनाज के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलो अगली मिट्टी क्या बची आपकी, लैटेराइट मिट्टी। 2 लाइन की मिट्टी है, लिख लीजिए फटाक से, लैटेराइट मिट्टी। क्या है लैटेराइट मिट्टी? मेरे ख्याल से आपको समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, लैटेराइट को तो इतने बार पढ़ चुके हो। कुछ नहीं है, जिन क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों की मिट्टी से पोषक तत्व बह बह के सब चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो मिट्टी भी चली जाती है। तो अंततः आपको जो चीज़ें दिखती है वो क्या दिखती है आपको, चट्टान टाइप दिखने लगती है। वो कुल मिला के जो चट्टानों से बनी हुई मिट्टी थी वही चट्टान आपको दिखने लगती है। इस प्रकार की मिट्टी को कहते हैं क्या आपको, लैटेराइट मिट्टी। तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, इस वाले क्षेत्र में होगी, बालाघाट छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में होगी, इस वाले क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी आपकी, लैटेराइट मिट्टी। जिले की बात करेंगे तो बालाघाट, छिंदवाड़ा ये। और इस प्रकार की मिट्टी में बागानी फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। बागानी फसलें मतलब चाय, कॉफ़ी, ये सब क्या हैं आपकी, बागानी फसलें।
ठीक, अपने यहाँ नहीं उगाते हैं वो अपनी एक अलग बात है, परंतु मुख्य रूप से इसमें क्या उगा सकते हो तुम, चाय उगाएं तो लोग, उग सकती, क्यों नहीं उग सकती। लिख लीजिए लेटराइट मिट्टी के बारे में। इसे स्थानीय स्तर पर भाटा कहते हैं, नाम याद रखेंगे, भाटा। इसे स्थानीय क्षेत्रों में भाटा के नाम से जाना जाता है, भाटा।